नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर आपका 7 पूरी तरह से साथी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट बुक इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। तो आप सभी से विनती है साथी कि उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे और लास्ट में आप लोग भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? जल्दी बताएं क्या होना चाहिए साथी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो जल्दी बता दीजिए। अगर यहाँ पे बिंबिसार नहीं दिया होता तो शायद आपको थोड़ा परेशानी होना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है तो आप 100% अब बता सकते हैं कि यह कौन शासक था। जल्दी बताइए साथी, यह कौन शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। साथ ही अजातशत्रु जो था यह हर्यक वंश का था और हर्यक वंश के जो स्थापना किए थे कौन के थे? बिंबिसार, जो कि मगध का सबसे पहला यह वंश आता है साथी। और इसमें इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। वह क्यों? क्योंकि इस वंश में जितने भी उत्तराधिकारी देखे गए हैं सभी कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी आपको बताना है साथी कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है और अजातशत्रु का जो पुत्र होता है वह उदयन होता है, जो कि अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहे हैं साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, जल्दी बता दीजिए। तो ये होगा आपका झेलम नदी। क्या होगा? झेलम नदी हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पेन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की अतिद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। क्या है साथी? जल्दी बता दीजिए। 8 है, 11 है, 12 है या फिर 10 है? आप सभी के पास कहीं ना कहीं पेन कार्ड होगा, उसमें जो नंबर होते हैं वो कितनी संख्या होती हैं यह पूछा जा रहा है। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथी। इसका राइट आंसर होगा आपका 10। पेन का पूर्ण रूप से अस्थायी खाता संख्या जो होता है साथी, यह पेन कार्ड केंद्रित प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, जो कि व्यक्ति को सभी लेन देन के विभाग के जोड़ने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, पेन कार्ड के बारे में। प्रश्न कह रहा है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सभी अगर प्राचीन काल में 16 महाजनपद के बारे में पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो जल्दी से बता दीजिए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए, आप सभी लोग से विनती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका बज्जी। बज्जी संघ जो था यह क्या था साथी? तो 8 गण राज्यों का समूह था। इसमें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे हम बात करते हैं साथी कि उस साम्राज्य का नाम जिसमें पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर लेवल का है और कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सीजन में एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का जो है लेवल बेहतरीन है। तो जल्दी से बता दीजिए साथी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। तो यह हो जाएगा आपका मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में साथी क्या किया था? तो हाथियों का प्रयोग किया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और वो किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सेना का पूर्ण यूनानी लेखक प्लूटार्क ने लिखा है साथी। तो यह आप लोग याद रखेंगे। इसका जो जिक्र मिलता है वह किसके शासनकाल में मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके द्वारा? तो यूनानी लेखक प्लूटार्क के पुस्तक में। ठीक है, इतना हम आपको बता दिए हैं, अच्छे से याद रखेंगे।
प्रश्न कह रहा है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। जल्दी बता दीजिए साथी, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के लिए सुधारों के लिए इसमें उत्तरदायी कौन था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, जल्दी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा साथी आपका राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी साथी, राजा टोडरमल के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो साथ ही अगर बात करें हम इसके बारे में तो यह याद रखना है आप सभी को कि राजा टोडरमल को अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखिएगा इसको। और याद रखेंगे कि राजस्व विभाग को दीवान ए कुल के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि दीवान ए कुल के नाम से मुगल साम्राज्य में किस विभाग को जाना जाता था, तो वह आपका हो गया वित्त विभाग। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो कहता है अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। साथ ही जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था अकबर के दरबार में। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह हो जाएगा साथी आपका बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। जल्दी से इसका क्वेश्चन करें साथी, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो था यह किसके दरबार में था। क्या वह जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां बहादुर शाह, किसके शासनकाल में था साथी और किसके दरबार में था, यह आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दें। तो साथी यह हो जाएगा आपका अकबर के दरबार में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि तानसेन जो था साथी यह अकबर का दरबारी कवि था और अकबर ने 9 रत्नों में से एक इसको भी शामिल किया था। तो यह आप लोग याद रखेंगे तानसेन के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है। जल्दी से बता दीजिए साथी, आपको यह प्रश्न पहले भी बताया गया है। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने साथी यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलें। यह आपका हो जाएगा घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, घरेलू उत्पाद जो होता है साथी यह एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक आर्थिक मापन होता है जिसे मूल्यह्रास के प्रभाव या फिर अनुसार संयोजित किया जाता है। ठीक है, एनडीपी की गणना एनडीपी की जो हम गणना करते हैं, मतलब अब केंद्र सरकार जो गणना करती है साथी वह किस प्रकार से करती है, तो एनडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें तो कहता है निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जल्दी बता दीजिए। इसमें से आपके सामने ऑप्शन भी है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथी यह हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनबी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनबी साथी, जो कि 1025 ईस्वी में, कब आता है साथी? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। और एक बात यहाँ पे और भी याद रखेंगे कि साथी यह तुर्क आक्रमणकारी था। तुर्की साम्राज्य का यह व्यक्ति था साथी जो कि भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन विदेशी आक्रमणकारी था जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण करा है, तो वह याद रखेंगे साथी आपका मोहम्मद गजनबी था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जो आता है साथी यह आपका लगभग यह आता है, मेरे ख्याल से कंफर्म याद नहीं है लेकिन शायद ये मेरे ख्याल से 10वीं शताब्दी के आसपास यह आता है। ठीक है, तो यह इसका जो लड़ाई होता है साथी यह आपका तराइन का युद्ध, याद कीजिए तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय किसके साथ होता है, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है साथी। इसको आप लोग भी याद रखेंगे। और इसी दोनों के बाद दिल्ली में और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाता है, जो कि कौन होता है, तो आपको याद रखना है साथी कुतुबुद्दीन ऐबक होता है जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, क्यों किया गया है साइमन कमीशन का विरोध, जल्दी बता दीजिए। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया है? क्योंकि साथी
इनके सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसे श्वेत कमीशन का भी कहा गया है साथी, तो याद रखेंगे साइमन कमीशन को भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इसे श्वेत कमीशन का भी संज्ञा दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना होगा। प्रश्न कह रहा है ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक हम आपको कई बार बताए हैं और कई बार समझाए भी हैं कि साथ ही आधुनिक भारतीय इतिहास में एक आपको पढ़ना होगा सामाजिक पुनर्जागरण, ये आपका चैप्टर है। उसमें जितने भी परिवर्तन हुए थे महान महान व्यक्ति के द्वारा, उनका अलग अलग एक संस्था रहा है, उन संस्थाओं के बारे में आपको जान लेना जरूरी होगा। तो याद रखेंगे साथ ही यह आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में साथ ही यह ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो कहता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र को सही क्रम में लगाइए। चलिए साथी यहाँ पे सही क्रम में लगाइए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे, इसको सही केंद्र में आपको सजाना है। जल्दी से सजाइए। आप सभी से विनती है कि आप इसका आंसर को सही करेंगे। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सबसे पहले सूरत में क्या हुआ था? तो व्यापारिक कोठी बना था, याद कीजिए। सूरत में सबसे पहला बना था, उसके बाद मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। तो इस प्रकार से साथी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है? भारत में विस्तार होता है। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्या वो सिपाही था, जमींदार थे, या फिर किसान थे, या फिर बंधुआ मजदूर थे? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी और इजी भी है। 1857 की क्रांति, ऐसा कोई एग्जाम ना है जो कि नहीं पूछा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यह याद हो जाएगा साथी आपका सिपाही विद्रोह था। यह जाना ही जाता है 1857 का क्रांति जो है एक सिपाही विद्रोह था। तो 100% आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? साथ ही आपके सामने ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन देना चाहिए। बंगाल विभाजन पे हम लोग कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना है साथी, इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए साथी लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह एक प्रावधान लाता है, एक अधिनियम लाता है, जिसमें 1905 ईस्वी को क्या किया जाता है साथी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, जो कि भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया जाता है। और यह भी बात याद रखना है आपका कि साथी इसमें मुस्लिम लीग जो था वह इसका समर्थन करता है। तो यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या बंगाल विभाजन का विरोध मुस्लिम लीग कर रहा था? तो नहीं कर रहा था, वो समर्थन कर रहा था साथी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। कहता है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी बता दीजिए। होम रूल आंदोलन जो था किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जल्दी बता दीजिए साथी। यह आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा साथी आपका बीजे तिलक, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम साथी यह क्या किया गया था? तो होम रूल क्या स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बेलगाम कर्नाटक में किया गया था। इसको याद रखेंगे। उसके बाद साथी यह आपका बंगाल में जो था यह एनी बेसेंट इसका कमांड संभालती है होम रूल का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? जल्दी बता दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामाजिक स्वराज पार्टी, या फिर आपका स्वराज पार्टी? जल्दी बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी के। ठीक है। 5 फरवरी ध्यान में रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? तो साथी चौरा चौरी कांड होता है। आप सभी को कई बार बताया गया है ये चौरा चौरी कांड के बारे में। इस चौरा चौरी कांड के बाद साथी महात्मा गांधी के द्वारा 13 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक के बाद असहयोग जो आंदोलन काफ़ी बेहतरीन चल रहा था, इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है, जिससे
कई राष्ट्रवादी नेता, कई स्वतंत्रता सेनानी नेता इस फैसले से गांधी जी से नाराज होते हैं और इसी फैसले से यह दो व्यक्ति मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी जो थे यह कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे और कई बार मेरे द्वारा जिक्र भी किया गया है कि वंदे मातरम जो साथी यह आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, साथी याद रखेंगे। ठीक है, और कहाँ लिखा गया था तो यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा कहाँ से लिया गया है। यह आपका याद रखेंगे उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह बात आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? जल्दी बता दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह अहमदाबाद था, पोरबंदर रहा है, दांडी रहा है या फिर साबरमती? जल्दी बता दीजिए साथी कहाँ था यह। राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका दांडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी? दांडी हो जाएगा। और हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो आप डिटेल में या अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को साथी दांडी नामक स्थान जो कि अहमदाबाद में है यहीं से इसकी यात्रा प्रारंभ की जाती है। यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है गांधी जी के द्वारा। कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बता दें। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा साथी 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था यह भी आपको जानना चाहिए। तो साथी यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। यह अहमद शाह अब्दाली जो था साथी यह एक अफ़गानी था जो कि भारत में आता है और बुरी तरह से लूट मचा देता है साथी और कई प्रकार के भारत को लूट मचाकर कई प्रकार के चीज़ यहाँ से लेकर जाता है जो कि बहुत डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ तक का यहाँ के घोड़ा यहाँ तक के सैनिक को भी यह ले जाता है और यही वो व्यक्ति था साथी जो कि कोहिनूर का हीरा अपना भारत से ले जाता है वापस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे जो कि आज तक हमें कोहिनूर का हीरा हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सका है। इसको भी आपको जानना चाहिए। प्रश्न कहता है आपका प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या? तो इसका राइट आंसर होगा पनामा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। सारे को आप लोग अगर याद रख लेंगे तो 100% हम दावा कर सकते हैं कि आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती तो क्या आप बीपीएससी प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे और आप सिर्फ टीचर तक ही नहीं आप एसडीएम एसडीओ भी बनने योग्य हो जाएंगे। थोड़ा सा बस आप लोग बातों पे ध्यान रखिएगा और हम लगातार कहते रहते हैं कि हम जो भी बोलें आप लोग कॉपी पेन में थोड़ा सा लेकर बैठें और उसको लिखते चलें। ठीक है, चलिए बात करता है कि उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताएं। जल्दी से बता दीजिए ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या होना चाहिए? तो साथ ही इसका नाम जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी साथी लेब्राडोर धारा। ठीक है, लेब्राडोर धारा जो है साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है कहाँ है साथी? सबसे व्यस्त की बात की जा रही है, सबसे बिजी की बात की जा रही है। जल्दी जल्दी बताते चलिए। क्वेश्चन आपके सामने ही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी अंटार्कटिक महासागर जो कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त और समुद्री व्यापारिक महासागर के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है टैगा का अर्थ है। टैगा का क्या अर्थ होगा? क्या जल्दी बता दीजिए टैगा का क्या अर्थ होना चाहिए? तो यह आपका होगा साथी शंकुधारी वन। टैगा का जो अर्थ होता है शंकुधारी वन होता है। अच्छे से इसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल जो वनस्पति है साथी यह आप कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका टुंड्रा में पाई जाती है। टुंड्रा अभी कहाँ है? हम जस्ट ऊपर वाले स्लाइड में बात किए हैं तो आप लोग इसको याद रखेंगे टुंड्रा के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चिल्का झील के बारे में कई बार जिक्र भी किया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए यह चिल्का झील कहाँ है। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथी, यह बिहार। क्या होगा आपका, एक सेकेंड, सॉरी साथी, यह बिहार नहीं होगा, ओडिशा, क्षमा चाहेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ओडिशा हो जाएगा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में अवस्थित है और इसका विस्तार जो है यह आपका 1100 साथी क्या है, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भी बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसको हम सैंडल पिक भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है। जल्दी बता दीजिए यह आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह सैंडल पीक है, जिसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो यह आपका 732 मीटर ऊंची है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है जीएनपी का अर्थ क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, जीएनपी का अर्थ क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। तो याद रखना है यह आपका होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। जीएनपी का जो होता है साथी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। और यह भी आपको जानना होगा कि इसकी गणना जो होती है वह व्यक्तिगत उपभोग, व्यय, घरेलू निवेश, सरकार द्वारा व्यय और शुद्ध निर्यात, विदेशी निर्यात सभी को मिलाकर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। साथ ही जल्दी बता दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आपका तात्पर्य होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से बता दीजिए अपने विवेक के अनुसार। यह होगा साथी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह विस्तार, सह अस्तित्व होगा, यह आपका राइट आंसर। और याद रखना होगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था साथी यही अपना भारत का अर्थव्यवस्था है। भारत इसी अर्थव्यवस्था को मानता है, लेकिन अमेरिका जो है साथी यह किसको मानता है, तो पूंजीपति अर्थव्यवस्था को मानता है। चाइना जो है किस व्यवस्था को मानता है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और अपना भारत जो है यह दोनों का मिश्रण को साथी मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है। इस प्रकार से समझते चलेंगे। प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आप ही के सामने है। तो क्या होना चाहिए, यह होगा आपका केरल। केरल में साथी थोरियम की प्राप्ति मोनोजाइट बालू का निक्षेपण से होती है। थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। कहता है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। साथ ही यह आपका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में साथ ही 99% जो है यह क्या है, तो सल्फर का आयात होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि देश का इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपको 125 से साथ ही 150 के आसपास लाख टन में होता है, ठीक है। यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो दोनों बात याद रखेंगे। महाराष्ट्र में जो इसका उत्पादन होता है वो देश की 90% है, और पूरे देश की अगर हम बात करें तो यह आपका 125 से 150 लाख टन के आसपास है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। तो कहता है हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है। क्या लाल सागर है, अरब है, या फिर मित्र है, या फिर साथी तेथिस है। कौन है, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो यह आपका होगा तेथिस सागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेथिस सागर की अगर हम बात करें तो यह हिमालय का स्थान पर तेथिस सागर विद्यमान है, जो कि हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भीय ऐतिहासिक काल से गुजरकर सामना करना पड़ा है। और इसके निर्माण के लिए साथ ही गोबर का भू संतनी सिद्धांत एवं हेरी हेस का प्लेट वर्तनीय सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति में किसका किसका सिद्धांत जो है वह मान्यता है। तो याद रखना है, आपको दो सिद्धांत बताया गया है। एक आपका क्या है साथी, तो एक सिद्धांत जो था वह आपका रहा है हेरी हेंस का सिद्धांत, ठीक है। हेरी हेंस का प्लेट वर्तनीय सिद्धांत रहा है, और एक कोबर का सिद्धांत रहा है जो कि भूसंतनीय सिद्धांत। ये दो सिद्धांत को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बावड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रसिद्ध है साथी। तो यह आपका हो जाएगा क्या, तो गुजरात, ठीक है। गुजरात हो जाएगा साथी कावड़ियों के लिए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलते। जल्दी बता दीजिए, क्या वो चेन्नई है, श्रीनगर है,
त्रिपुरम है या फिर बम्बई है। साथ ही क्या होना चाहिए, यह आपका राइट आंसर, तो यह हो जाएगा आपका साथ ही श्रीनगर को क्या है, तो श्रीनगर को याद रखना होगा कि सूर्य की सीधी किरणें श्रीनगर पर नहीं पड़ती है और सूर्य की सीधी किरणें जो है यह कर्क रेखा एवं मकर रेखा के पड़ती है, जो कि श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, जल्दी बता दीजिए, कई बार आपको बताया गया है साथी, तो जल्दी बता दीजिए। सारा भारत का जितना राज्य है, जो राज्य जिस जिस देश से जिस प्रकार से जिस राज्य से सीमा जहाँ तक कर रहा है, हम सब कुछ बता दिए कई बार, तो आप जल्दी बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। यह आपका हो जाएगा क्या, तो असम। ठीक है, असम जो है यह आपका याद रखना होगा। असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है और इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और आपका मिजोरम से क्या करता है साथी, तो स्पर्श करता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है किस वस्तु का मूल्य रुपये में व्यक्त किया जाना कहलाता है, जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस वस्तु का मूल्य जो है यह रुपये में व्यक्त किया जाना कहलाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह होगा साथी कीमत। क्या होगा, कीमत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है आपका कि सकल लाभ का अर्थ है, सकल लाभ का क्या अर्थ है साथी, जल्दी बता दें। आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन भी है। यह होगा कुल व्यय के राशि के कुल प्राप्ति की राशि जो है यही कहलाता है सकल लाभ। ठीक है, सकल का मतलब होता है साथी घरेलू, तो घरेलू जो लाभ होता है यह किसका होता है, तो कुल व्यय और राशि की कुल प्राप्ति को हम कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर एवं बांड खरीदने को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बता दें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। तो याद रखना है यह आपका होगा पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम बात भी करेंगे ताकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो निवेश जो है इसके अंतर्गत विदेशी निवेशकों द्वारा कंपनी के प्रबंधक में शामिल हुए और बगैर शेयर एवं बांड का काम समायोजित होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है, तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या, 8वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कहता है कि श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है, जल्दी बता दीजिए साथी यह क्या होगा। तो याद रखना है बाजार की सीमा के द्वारा श्रम का जो विभाजन होता है साथी, यह बाजार की सीमा के द्वारा ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, श्रम विभाजन अगर बात करें हम इस पर थोड़ा सा, तो याद रखेंगे जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़े में बांट कर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसे श्रम विभाजन या फिर विशिष्टीकरण कहलाते हैं। ठीक है, और यह सभी देखा जा सकता है कि जब बाजार का आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि छोटा बाजार आकार का में कार्य में विशिष्टीकरण संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो श्रम विभाजन था यह साथी सीमा या फिर आकार पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए जितना भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डिफिनेशन को आपके सामने रख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए तो कहता है संघ सूची और समवर्ती सूची में के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में है, किसकी है, क्या लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर भारतीय प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड, किसकी है, इसकी जल्दी बता दीजिए। कई बार हम बताए हैं संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। यह हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, साथ ही लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यह बात आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है, यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज का है ये, और जल्द ही आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास बस 1 से 2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है। किसका है, जल्दी बता दें। क्या संघ सूची है, राज्य सूची है, या फिर समवर्ती सूची है? क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है साथी, यह समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में साथी वर्ण जो जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई है या फिर परिवार नियोजन की बात की गई है, यह आपका समवर्ती सूची में आता है। अर्थात यह केंद्र सरकार के भी अंतर्गत आएगा और राज्य सरकार के भी अंतर्गत आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो जो होता है, यह डैश सूची का विषय है। किसका विषय है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी होती है, यह साथी किसके अंतर्गत आते हैं? और यह एक प्रकार से याद रखेंगे, हम आपको हिंट दे रहे हैं, यह राज्य के राष्ट्र के विकास की और उसके सुरक्षा की बात होती है। तो यह खुफिया एजेंसी जो होता है साथी, वो राष्ट्र के सुरक्षा की बात होती है, इसलिए सभी को यह बताना उचित नहीं होता है। अब बताइए कि यह किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो साथी क्या होगा, संघ सूचित के अंदर आएगा, अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे। बात करें आगे तो कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक इंपॉर्टेंट है, डैश सूची का विषय है। किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से अगर ध्यान दीजिएगा तो 100% सही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या भारतीय रिजर्व बैंक राज्य के अंतर्गत है? नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका संघ सूची होगा। बिल्कुल सही है, क्या होगा, संघ सूची होगा। वहीं पे अगर बात की जाए यहाँ पे भी, तो क्या बोला, केंद्रीय खुफिया। केंद्रीय का मतलब क्या होता है, केंद्र। केंद्र खुफिया एजेंसी की बात की जा रही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संघ। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। कहता है सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? जल्दी से बता दें, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो यह आपका हो जाएगा साथी 1975 में। ठीक है, 1975 में अगर हम बात करें तो याद रखना है सिक्किम स्वतंत्र राज्य था और यहाँ का शासक चोंग्याल था। कौन था, यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो याद रखेंगे चोंग्याल था, जो कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप जो था, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं है साथी। तो जल्दी बता दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यह आपका होगा 1973। ध्यान दीजिएगा, 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, लंकाद्वीप और मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, जो तीनों द्वीप थी, इसके नाम बदलकर आपका एक ही द्वीप कर दिया, जो कि लक्षद्वीप वर्तमान में है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 200, ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 239 को और 240 जो है यह संशोधन के बाद बनाया गया। पहले तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 239 क है और 240 है, क्या है, ये आपको बिल्कुल जानना जरूरी है, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। तो हम जल्दी ही आपको बताएंगे। पहले इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग अपने विवेक के अनुसार जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा क्या, तो साथ ही यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश 1972 तक साथी नेफा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, नेफा के नाम से जाना जाता था, और इसे 1972 ईस्वी में साथी 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा प्राप्त रहा है। लेकिन वहीं हम बात करें 1946 की, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 219 का और अनुच्छेद 240 में संशोधन करने के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग इससे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। तो कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, और नागरिकता का जो प्रावधान लागू हुआ है हम आपको बताए हैं कई बार क्लास में। नागरिकता का जो प्रावधान रहा है या फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो थे, यह क्या है, तो यह भारतीय संविधान में पहले से नहीं थे, इसको जोड़ा गया है। अब बता दीजिए कब जोड़ा गया है, तो यह आपका होगा साथी
1949 में, ठीक है, याद रखेंगे 1949 में साथी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं ये सभी भाग 2 में नागरिकता के संदर्भ आते हैं और यह आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है साथी? तो यह आपका अरस्तू का है। अरस्तू बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथी, अरस्तू के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो इनके चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट थोड़ा जानकारी आप लोग याद रखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव से सामाजिक वह बिना समाज के नहीं रह सकता है। यह कथन किनका था? तो अरस्तू का था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या किसने कहा? राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या किसने कहा? यह आपका होगा साथी, किसने कहा है? तो ब्राइस ने कहा है। किसने कहा है? ब्राइस ने कहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया है? तो यह आपका इयान डोनाल्ड हो जाएंगे, ठीक है। यह इयान डोनाल्ड की अगर हम बात करें साथी तो यह एक स्कॉटलैंड के फिजिशियन इयान डोनाल्ड रहे हैं साथी। इनका कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, इसका आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है क्या? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? साथी जल्दी जल्दी बता दीजिए कि तारों का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका हो जाएगा क्या? इसका जल्दी बता दीजिए पहले आप लोग, उसके बाद हम बताएंगे। तो यह आपका हो जाएगा साथी दूरी पर। किस पे? दूरी पर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक सेकेंड साथी, यह आपका तापमान पर होगा, सॉरी, ठीक है, टेम्परेचर पर हो जाता है। वही हम सोच रहे हैं कि शायद हम गलत बता रहे हैं क्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? तापमान, ठीक है। क्षमा चाहेंगे साथी, थोड़ा सा हो जाता है, दिमाग में हर चीज़ रखना आसान नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? किसी तरंग की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यह आपका होगा साथी आयाम के वर्ग के, ठीक है, आयाम के वर्ग के। किसी तरंग की तीव्रता जो होती है यह क्या होता है साथी? तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं, याद रखेंगे। मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है। जल्दी बता दीजिए मधुमक्खी का जो डंक होता है यह क्या होता है? तो यह आपका होगा साथी क्या? तो याद रखना है एक लवण विलयन होता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का तरल होता है जिसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछ देगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? तो याद रखना है फॉर्मिक अम्ल होता है साथी। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मिक अम्ल का जो प्रयोग होता है यह फलों के परीक्षण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत बार चर्चा किया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो साथी CO होगा। क्या होगा? CO हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किस सिरके का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए सिरके का रासायनिक नाम क्या होना चाहिए आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका होगा साथी क्या? तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा यह क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका जो होता है साथी इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, यह भी आपको जानना होगा। एसिटिक अम्ल कहते हैं, जो कि साथी इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो यह आपको याद रखना होगा CH3COOH। यह क्या होता है? तो यह आपका अणुसूत्र होता है, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। कहता है अंधता के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा के लिए जो होता है साथी या किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। थोड़ा सा आपका बायोलॉजी का जो प्रश्न होता है टफ होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि साइंस का जो हिंदी में आप पढ़ना होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टफ शब्द होते हैं हिंदी में। यही इंग्लिश में रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ये
100% होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ये पहले बता दें, तो यह आपका होगा साथी अनिद्रा। ठीक है, अनिद्रा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अनिद्रा का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नींद का अभाव का एक विकार होता है। ठीक है, अनिद्रा आप सभी को बताते होंगे, निद्रा आ रहा है, अनिद्रा आ रहा है, इस प्रकार से आप लोग जान रहे होंगे। कहता है एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ का आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है, जिसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन टफ है, अच्छे से अगर आप सोचेंगे तभी इसको बना पाएंगे, याद रखना है आप सभी को साथी। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो यह होगा आपके भूरे से नीले और काला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा को नहीं समझ में आया होगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है और क्या आपका आंसर यह सही होगा। आयोडीन परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आयोडीन विलयन के संपर्क में आने से किसी भी प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड नीला काला हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा साथी यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, तो कहता है हेमोपैथी के जनक कौन हैं। बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है, हेमोपैथी के जनक कौन है। याद कीजिए जब किरण पब्लिकेशन पढ़े थे वहाँ पे बताए थे, एक एक चीज़ मुझे याद है इसलिए हम आपको याद दिलवा रहे हैं कि कहाँ पे पढ़ाया गया है। जल्दी बता दीजिए, तो यह होगा आपका साथी क्या, ऑप्शन नंबर ए सैमुअल हेनीमैन जो थे यह क्या थे, तो हेमोपैथी का जनक माने जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह कब इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या फिर खोज किया गया था, तो 1796 में। साथ ही याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये सारे के सारे आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे प्रश्न। कहता है पित्त का संचयन कहाँ होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है जल्दी बता दीजिए, तो यह होगा पित्ताशय में। कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा, जो कि साथी पित्ताशय एक छोटा सा अंग है जिसमें छोटी आंत में स्रावित होने वाले पित्त यहीं पर संचालित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है आपका प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ था। जल्दी बता दीजिए, स्वदेशी आंदोलन पे एक बार नहीं हजारों बार जिक्र किया गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ तक हुआ। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या, जल्दी बताएं, तो यह होगा आपका बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन कानून आया था लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, याद कीजिए, तभी ना स्वदेशी आंदोलन आया था, तभी ना आया था। बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए कहता है वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही जल्दी बता दीजिए, जो 1916 में लखनऊ समझौता होता है इसमें क्या पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने रख दिया गया है, जल्दी से इसका आंसर कर दें। क्या हुआ था, यह हुआ था साथी, क्या हुआ था, तो यह बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात भी करेंगे, तो याद रखेंगे लखनऊ समझौता कब हुआ था, दिसंबर 1916 में। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था साथी। और यह दोनों दलों के संयुक्त सत्र में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है, यह भी आपको याद रखना होगा। और इस समझौते में साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होने के पश्चात वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता, जो कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर होता है। समझौता किसके बीच हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हस्ताक्षर किसके बीच हुआ, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत रहिएगा, मेरा प्रयास है कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दें, सारा चीज़ आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। कहता है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से व्यक्तिगत में से किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने किया था, इसका याद रखेंगे आप सभी लोग। किसने किया, तो यह आपका दादा भाई नौरोजी करते हैं। साथ ही दादा भाई नौरोजी भारत के वयोयुद्ध पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। वो 3 बार, साथ ही याद रखेंगे, आपका 86 और आपका
93 और आपका 1906। 3 बार क्या हुआ है तो साथी ये 3 बार आपका क्या बने हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका 1865 में क्या होता है तो 1865 में ही साथी लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1867 में जो था यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो सब कुछ क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाया गया था? जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या होना चाहिए जल्दी बता दीजिए। यह आपका क्या होगा तो साथी यह केसरी होगा। क्या होगा? केसरी होगा साथी। 2 समाचार पत्र था, एक केसरी था और एक कौन था जल्दी बताइए। परसों हम बताए थे आपको, परसों ही एक मराठा था। ठीक है, केसरी जो था यह किस भाषा में था तो याद रखेंगे यह मराठी भाषा में आता था और मराठा जो था साथी यह अंग्रेजी भाषा में आता था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। कहता है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है क्या है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये होगा साथी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे हम बताए हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वर्ण रूप से है, सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य नियमित रूप से उत्पादन में संरचना, सापेक्ष कीमत और आर्थिक गतिविधियों की देखरेख के अंतर्गत होती है, जो कि हम इसको क्या कहते हैं तो जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो अवधि रही है 1885 से 1905 को क्या कहेंगे? जल्दी बता दीजिए क्या कहेंगे इसको। तो साथी यह आपका हो जाएगा क्या, जल्दी बता दीजिए। मध्यम चरण कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यम चरण कहेंगे। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो कहता है आपका किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। और यह 100% एक चीज़ बता रहे हैं आपको, बीपीएससी 68 आप पेटी का पेपर देख कर आइए, पीटी का पेपर देखिए, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% यहाँ पे हम दावा कर रहे हैं बीपीएससी 68 का क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपको याद रखना होगा, बतख मियाँ हो जाएंगे। क्या होंगे? बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, याद रखना होगा आप सभी को। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? जल्दी से बता दीजिए साथी, कौन सा वर्ष 2023 में आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो यह कौन हो चुका है साथी? याद रखेंगे बिहार। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में साथी बिहार सरकार ने 7 फरवरी 2023 को राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया था, जो कि 21 जनवरी को समाप्त हुआ और प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवार की संख्या की गणना का रिकॉर्ड कर दिया गया था। द्वितीय चरण होने ही वाला था, आधा हो ही चुका था कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है। कहा गया है कि यह केंद्र का विषय है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, करंट का मुद्दा है, थोड़ा सा आप लोग को याद रखना होगा। कहता है जब वर्ष 1942 में साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब उस समय वायसराय कौन था? जल्दी बता दीजिए उस समय वायसराय कौन था। आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, क्या होना चाहिए? यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो ए कौन था? लॉर्ड लिलीथियोग था। क्या था साथी? लॉर्ड लिलीथियोग था, जो कि साथी अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह याद रखेंगे वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के जो वायसराय रहे हैं यह लॉर्ड लिलीथियोग रहे हैं, जो कि इनका शासनकाल आपका 1936 से आपका 1944 रहता है। यह सभी आप लोग याद रखेंगे, जितने भी अपने
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जितने भी गवर्नर जनरल थे, जितने वाइसराय थे, ये सब आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कहता है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है। किससे ली गई है? रूस है, इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी। कहाँ से ली गई है जल्दी बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है जल्दी बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह होगा साथी रूस से। क्या होगा? रूस से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सबसे ज्ञान संविधान संशोधन करने के पश्चात बनाया गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल्ययुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। यह कहाँ पाए जाएंगे? यह साथी आपका पाए जाएंगे कहाँ? तो यह आपका पश्चिम आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है, पश्चिम आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और यह भी आपको याद रखना होगा कि साथी यह उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन भाग में नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए, मेरा प्रयास है कि हम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। फिर भी कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि आपका ये गलत है, आप ये गलत बताएं, ऐसे वैसे। तो मेरा 100% प्रयास रहता है कि हम आपको गलत ना बताएं। कहीं कहीं अगर हो जाता है तो उस प्रकार से। अब यहाँ 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बात आपको जानकर थोड़ा सा होना चाहिए। 80 में 80 तो कोई ला नहीं सकता है। 100 कटअप तो कभी बनेगा नहीं। आपका कटअप कितना बनेगा? 70 बनेगा, 75 बनेगा, 85 बनेगा, 80 बनेगा। तो उतना आप लोग ध्यान रखिएगा ना, उतना आपका बहुत सही हो रहा है। तो इतना कमेंट करने से नहीं होता है। बिना मतलब का कमेंट कर देते हैं सब लोग कि आप लोग गलत बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, वैसे अरे 1-2 क्वेश्चन गलत होता है। इतना क्वेश्चन 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न डेली आपका क्लियर करना, सारा उस पर हमको चेक करना होता है। उसके बाद हम आपके क्लास को लेते हैं। तो आसान थोड़ी ना है, थोड़ा सा समझा करिए। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति से की जाति है? जाति नहीं है। जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो यह आपका होगा साथी महोगनी। ठीक है, महोगनी क्या होगा? तो महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, बल्कि यह विषुवतीय वर्षा वन की जाति है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और विषुवतीय वर्षा वन विषुवत रेखा के दोनों तरफ होता है, अर्थात साथी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ में। ठीक है, अच्छे से बता रहे हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये कहाँ आपको पाए जाएंगे? तो कांगो बेसिन में, अमेजन बेसिन में, इन सभी क्षेत्रों में यह पाए जाएंगे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में मैंग्रोव वन, संदर्भित वन और पर्णपाती वन संयोग है? जल्दी बता दीजिए कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल वाला प्रश्न है। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ध्यान देंगे, भारत में के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोज है। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, जिसको हम टीक भी कहते हैं, इसका एक प्रभावित क्षेत्र स्पीसीज है? जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह होगा साथी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें इस पर तो थोड़ा याद रखेंगे, जिन क्षेत्र में साथी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप लोग जान जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो उस कटिबंधीय आर्द्र प्रणाली पाए जाएंगे। कह रहा सुम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो आप लोग सीख गए होंगे सुम्मिलित करना, कई बार आपको हम सिखा दिए हैं सुम्मिलित करना। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन हम आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर को यहाँ पे रख दीजिए और अपना आंसर यहाँ पे बता दीजिए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बता दीजिए। तो ये होगा आपका साथी क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी। क्या हो जाएगा? सबसे पहला कौन था? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं फिर से ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। कई बार बताए हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनते हैं? 5 जून को मनते हैं। 20
विनायकी दिवस जो है साथी यह कब मनाया जाता है, तो यह आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है विश्व विश्व और क्या है साथी, तो विश्व आपका है पर्यावरण दिवस, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और विश्व ओजोन दिवस जो है यह आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप राइट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सम्मिलित। फिर से करना है आपको, क्या करना है सम्मिलित, फिर से आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के आंसर पे। तो यहाँ के क्या होगा इसका राइट आंसर साथी, यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या होगा, कंचनजंगा जो कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सिक्किम में स्थित है। फिर जिसे उसके बाद आपका नारकेट जैब होगा, फिर आपका हेमांद दिगो होगा और सिमलीपा पाल होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिएगा और सही कर लीजिएगा मिलान, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड साथी, एक सेकेंड। चलिए फिर से आपका सम्मिलित करने के लिए लगातार दिया गया क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए, एक तरफ आपका राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है, दूसरा राज्य है। तो जल्दी बताइए किस राज्य में कौन से राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है। बहुत बार बताया गया, बहुत बार, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देंगे आप सभी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पे सूची को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी जो है सूची आप लोग सही कर लेंगे, आप सभी से विनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक तरफ है आपका राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो दूसरा तरफ आपका क्या है साथी, राज्य है। अब बताते चलिए कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी करते चलिए, आपका इस यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना है यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यह होगा नल्ला मल्ला, ठीक है। नल्ला मल्ला जो है साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। यूनेस्को के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जो भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यह आपको याद रखना होगा साथी कौन कौन है। तो यह आपका होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इसको कब दर्जा मिला था, 2000 ईस्वी में मिला था। उसके बाद आपका है मन्नार की खाड़ी, यह इसको 2001 में मिला था। सुंदरबन जैव मंडल जो था इसको 2001 में मिला है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह आपका 2004 में मिला है। और आपका है साथी एक जो कि क्या है, तो सीलम पीपाल है, सीलम पीपाल जो कि 2008 में मिला है। और बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं। लगभग अभी आपका अगर हम आंकड़ा बताने लगें तो अभी आपको याद करवा सकते हैं क्लास में ही, कम से कम आपका 25 से 30 है। कितना है, बायोस्फीयर 25 से 30 है साथी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम आपको याद करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्लास का समय सीमा निर्धारित रहता है, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। PDF हम आपको बनाकर सेंड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कहता है बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीव मंडल बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वह स्थित कहाँ है। जल्दी से बता दीजिए, क्या रूस है, भारत है, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका है। क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो साथी आपका श्रीलंका होगा, ठीक है। बुंदाला जैव रिजर्व जो है साथी श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है यह होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप सभी से विनती है कि आप लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे। साथ ही लगातार हम आपके लिए क्लास बेहतरीन से बेहतरीन बताते हैं, और एक ही चीज़ में हम आपको कई प्रकार की चीज़ बताते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो थोड़ा सा आप लोग से विनती है कि क्लास को शेयर कीजिए, लोगों का अपना
जो चैनल पे लोगों का आने का जो स्पीड है थोड़ा कम हो गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप सभी से विनती है कि थोड़ा इसको बरकरार रखें, ताकि आप भी और मेरे भी में एनर्जी बना रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।